उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। हमारे द्वारा जितने भी वीडियो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, आप एक एक करके उनको बहुत गहराई के साथ पढ़िएगा। बावजूद इसके यदि फिर भी कोई समस्या होती है या आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार पढ़िएगा, देखिएगा, आपकी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है राजस्थान सरकार वेदांता और मिशन ज्ञान का ये जो संयुक्त मिशन है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा को ज़रूर बदल रहा होगा। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस मिशन के बारे में बताएंगे तो आपको एक क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जिसका मतलब होता है धरती और आसमान का मिलन बिंदु, पाठ संख्या 14 और पाठ का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। आपको पता होना चाहिए केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के बहुत बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं और प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर 1943 ईस्वी का माना जाता है। यानी 1936 से 1943 के मध्य जितना भी लेखक, कवि, रचनाकार पैदा हुए या उन्होंने जो वाद प्रस्तुत किए वो तमाम प्रगतिवाद में आते हैं और केदारनाथ अग्रवाल प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। काव्य खंड है, काव्य कह सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको पद्य खंड भी कह सकते हैं। भाग संख्या 1 है, यह आपके सर का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। करें शुरुआत। बिल्कुल, केदारनाथ अग्रवाल का पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको, व्यक्तित्व का मतलब होता है उनका जीवन, उनका मरण, और कृतित्व का मतलब होता है उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो रचनाएं कर्तृत्व में आती है और व्यक्तित्व में उनका आता है जीवन, मरण इत्यादि। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आगे का जन्म भी 1911 में हुआ था। जी हाँ, आगे का जन्म भी 1911 में हुआ था। ये इसलिए जुड़वा रहा हूँ क्योंकि एक साथ अगर हम याद करते तो दोनों साथ साथ याद हो जाएंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में बादा, उत्तर प्रदेश जिले के एक गांव है जिसका नाम है कमासिन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कमासिन गांव में इनका जन्म हुआ था। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हिंदी साहित्य जगत के ज़्यादातर जो प्रसिद्ध नाम है, कवि है, लेखक है, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। मतलब कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदी जो भाषा है इसको सींचने का काम उत्तर प्रदेश के लेखक और कवियों ने किया है। उन्होंने इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में पढ़ता है, से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की तथा आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी मतलब वकालत के लिए पढ़ाई उन्होंने की है। इन्होंने बादा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। तो राजनीतिक शब्द बना, राजनीति में एक प्रत्यय लगाएंगे तो राजनीतिक बन जाएगा। सामाजिक शब्द बना, समाज में यदि हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो सामाजिक बनेगा। और साहित्य में यदि हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो साथियों बन जाएगा साहित्यिक। केदारनाथ युवा अवस्था में साहित्य सेवा में संलग्न हो गए। जब जवान थे तभी साहित्य की सेवा में ये संलग्न हो गए। उनके उनके अध्यापक का नाम था सिलीमुख। उनके गुरुदेव का नाम क्या था? सिलीमुख ने उनके लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया और उनकी कुछ कविताएं, माधुरी एक पत्रिका है और इस माधुरी पत्रिका में भी केदारनाथ अग्रवाल की कुछ रचनाओं को इनके गुरु, जिनका नाम था सिलीमुख, ने प्रकाशित करवाया। बड़े होकर वे प्रगतिशील आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रगतिशील आंदोलन में समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य जो अंतर है उसे मिटाने का कार्य किया गया। अर्थात इस दौर में उन लेखक और कवियों ने उन तमाम शोषक और शोषित वर्ग को आधार बनाकर कविताएं रची जिनका समाज में अमूमन शोषण किया जा रहा था। तो शोषक और शोषित वर्ग को आधार बनाकर जहाँ कविताएं लिखी गई वो प्रगतिशील में आते हैं। वे हरिओद का मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद
तथा रसाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हरिओद का पूरा नाम तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है और इनका पूरा नाम है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के संपर्क में आए। सन 2000 ईस्वी में उनके देह का अंत हो गया, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। तो सन 1911 में ये जन्मे थे और 2000 में दुनिया को अलविदा कह गए, हमेशा हमेशा के लिए रुला गए। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? तो उनकी रचनाएं 3 है, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। ध्यान दीजिएगा, यही चीजें आपकी 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में आपको काम आएगी। 3 रचनाएं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक। इन तीनों रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी एक रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं में हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य संग्रह के नाम है आग का आईना। कविता का संग्रह किस नाम से किया गया? आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। ये इनकी कविताओं का संग्रह है। आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। कुल मिला के ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और साथ ही उस साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत सन 1955 से मानी जाती है और पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना थी, उस रचना पर उनको दिया गया था। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1955 से मानी जाती है। पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी एक प्रसिद्ध रचना के लिए दिया गया था। साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रगतिवाद की समय सीमा एक बार फिर से सुन लीजिए, 1936 से लेकर 1943। इसलिए उनकी कविताओं में जन सामान्य के संघर्ष का यथार्थ वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रकृति का भी यथार्थ चित्रण किया है। चना, अलसी, सरसों, बगुला, तोता आदि के स्वर सहज जीवन के ही चित्र हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम श्रृंगार के भी सरस वर्णन किए हैं। समाज में चल रहे शोषण और संघर्ष भी उनकी पैनी दृष्टि से अछूते नहीं रहे। मतलब समाज के जो शोषण है, संघर्ष है, उसके बारे में भी केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी जो पैनी दृष्टि थी उस पर उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से प्रकाश डाला है समाज के ऊपर और समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा प्रदान करने का काम इन्होंने किया है। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल मूलतः ग्रामीण समाज के चितरे कवि थे। जितने भी रचनाएं लिखी गांव के बारे में लिखी हैं। देखिएगा, अग्रवाल जी की भाषा लोक भाषा है। लोक भाषा का मतलब जैसे हम व्यवहारिक जीवन में लेते हैं, गांव की जो भाषा होती है, देसी भाषा को लोक भाषा कहा जाता है। वे जनता में प्रचलित शब्दों का मनोहार का मतलब होता है मन को अच्छे लगने वाले प्रयोग करते हैं। न उनमें शिल्प की जटिलता है, यानी उनकी जो भाषा है वो शिल्प की दृष्टि से भी जटिल नहीं है और न ही भाव। देखो, कविता के 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष, तो दोनों की इसमें प्रधानता है। वे हृदय की बात को कलात्मक भाषा में प्रयुक्त कर देते हैं। संगीत लय पर उनकी गहरी छाप है। संगीत पर और लय पर उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है, मजबूत है। यानी जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है उनको भी संगीत का रूप प्रदान कर देते हैं। देखिएगा, कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, चंद्र गहना एक स्थान है और वहाँ से केदारनाथ अग्रवाल जी लौट रहे हैं। तो चंद्र गहना से जब वो लौट रहे हैं तो बीच में खेतों में, तालाब में वो प्रकृति को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और पूरी की पूरी प्रकृति में खो जाते हैं। तो उसी के आधार पर ये पूरी की पूरी कविता का निर्माण हुआ है। देख आया चंद्र गहना, ये कह रहे हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देख आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं
और मैंने चंद्र गहना नामक स्थान देख लिया। अब मैं उसका दृश्य देख रहा हूँ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, केदारनाथ अग्रवाल जी चंद्र गहना नामक स्थान पर जाके आए और वो कह रहे हैं देख आया चंद्र गहना, कि अब मैं चंद्र गहना को देख के आ गया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, और अब मैं एक विचित्र दृश्य देखता हूँ जो मैं आपको भी बताता हूँ। कुल मिला के प्रकृति का इतना शानदार वर्णन किया है कि आपकी आंखों के सामने जैसे मैं बयां करूंगा वैसे के वैसे ग्रामीण समाज में, ग्रामीण समाज के चितेरे कवि हैं। मेड़ पर इस खेत की बेटा अकेला, चंद्र गहना गए थे, खेत की मेड़ यानी मेड़ पर बेटा अकेला, अकेला बैठ जाते हैं। अकेले बैठकर एक बीते के बराबर, एक बीते, बीते का मतलब होता है विता या हाथ के पंजे को खोलने पर अंगूठे के सिर से कनिष्ठता तक के की लंबाई, कुल मिला के ये इतनी लंबाई है, ये इसको बोलते एक बीता। अरे चने का पौधा होता उसके लिए करें कि वो इतना लंबा हो चुका था, एक बीता। एक बीते के बराबर, एक कुल मिला के एक अंगूठा से लेकर अंगुली के बीच का ये हरा ठिगना चना बिल्कुल हरियाली से युक्त था, और ठिगना छोटा सा है, चने का पौधा था। बांधे मुरेठा शीश पर, और ऐसा लग रहा था कि जब उसके फूल आ रहे थे ना, पीले पीले फूल, तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो कोई व्यक्ति अपने सिर पर, मुरेठा का मतलब क्या है, सापा या पगड़ी बांध रखा है। यानी जो एक बिलास्त जो पौधा था, हरा पौधा चने का, जब उसके फूल आ रहे पीले पीले, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर पगड़ी बांध रखा है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, अरे छोटे छोटे गुलाबी गुलाबी फूल आ रहे हैं ना, तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे सापा बांध रखा था, सज कर खड़ा है, और सज धज कर वो खेत में खड़ा है। ये बातें लेखक कहाँ से देख रहे थे, खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं, देखकर उन चीज़ों को निहार रहे थे। आपको पता है प्रकृति में अगर हम लोग विचरण करना चाहते हैं तो हमारा मन एकदम स्वच्छंद हो जाता है। मानवीकरण कर रहा है इसमें कवि, सामने खेत में उगे हुए चने के पौधे का मानवीकरण। मानवीकरण एक अलंकार है, मानवीकरण एक अलंकार है जिसमें क्या होता है, निर्जीव वस्तु को सजीव बना दिया जाता है, उनको मानव बना दिया जाता है। पास ही मिलकर उगी है, फिर आगे देखिएगा, पास में ही, उस चने के पास में ही मिलकर उगी है, मिलकर उगी हुई है, बीच में अलसी हटीली। अलसी यानी अलसी का पौधा जानते होंगे आप लोग। अलसी एक पौधा जिस पर नीला फूल आता है, जिसकी फली लट्टू के आकार की होती है, और हटीली का मतलब होता है जिद्दी। यानी उस चने के पास में एक बहुत शानदार अलसी का पौधा लगा हुआ है, और लेखक ने यहाँ उसको एक युवती का रूप दिया है कि वो जैसे हटीली युवती होती है ना, जिद्दी युवती, वैसे वो भी खड़ी है। कौन? अलसी। देह की पतली, और जैसे युवती होती है ना, वो देह यानी शरीर की एकदम पतली सी होती है। कमर की लचीली, और कमर उनकी एकदम लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और नीले नीले जो फूल आ रहे थे उनको अपने सिर पर चढ़ाकर कह रही है, ये कह रही है, क्या कह रही है, जो दुए ये, जो दुए ये है, दो हृदय का दान उसको, यानी जो इसको लेना चाहे वो मेरे पास आओ, मैं उसको अपने हृदय का दान भी दे दूंगी। कुल मिला के अलसी को क्या बता दिया गया, युवती, और इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। देह की पतली, कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो दुए ये है, दो हृदय का दान उसको। यानी वो युवती ऐसे कह रही है, कौन सी युवती, अलसी रूपी युवती ये कह रही है कि जो भी मुझसे कुछ मांगना चाहते आओ, मैं उसको अपने हृदय का दान भी दे दूंगी। इसमें एक चने के पौधे का मानवीकरण किया गया, अभी आपको बताया गया था। और सरसों की न पूछो, लेकर कह रहे सरसों की तो पूछो ही मत आप, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सियाणी। सरसों के पौधे तो सबसे ज़्यादा, सियाणी का मतलब हो गया समझदार।
चतुर या अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो गए, ये समझदार हो गए। हाथ पीले कर लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि हाथ पीला करने का मतलब होता है विवाह करना। हाथ पीले करने का मतलब होता है विवाह करना। हो गई सबसे शाणी। कौन हो गए? सरसों की मत पूछो। हो गई सबसे शाणी यानी समझदार। हाथ पीले कर लिए हैं और उसने अपने हाथों को पीला कर लिया है। ब्याह मंडप में पधारे और शादी के मंडप में वो क्या कर रही है? पधार रही है, ऐसा लग रहा है। फाग गाता मास फागुन, और फाग गाता फागुन के गीत गा रहा है। मास फागुन, फागुन का महीना, फागुन के गीत गा रहा है। आ गया है आज जैसे, और ऐसा लग रहा है कि वो फाग के गीत गाते हुए जैसे आज हमारे सामने आ गया है। कुल मिला के सरसों के पीले जो फूल है उसके माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो सरसों बहुत समझदार हो गई है, उसने शादी कर ली है, विवाह मंडल में पहुंच गई है। और फाग गाता, फाग एक होली के दिनों में गाए जाने वाला गीत है। मास फागुन, और फागुन का महीना आ गया है, क्योंकि आपको पता है सरसों जब कटती है, गेहूं कटती है, तो फागुन का महीना ही चलता है। आ गया है आज जैसे, और ऐसा लग रहा है कि मानो आज वो हमारे सामने आ गया है। यहाँ देखिएगा सरसों के पौधे का भावनात्मक और मानवीकरण शैली में वर्णन किया गया है। सरसों का जो पौधा है ना, उसका भावनात्मक और किस रूप में? मानवीकरण शैली में वर्णन इसमें किया गया है। फिर देखिएगा, देखता हूं मैं, केदारनाथ अग्रवाल जी खेत की मेड़ पर बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखता हूं मैं, स्वयंवर हो रहा है, साक्षात स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और प्रकृति का अनुराग यानी प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, अनुराग का मतलब प्रेम से भरा हुआ। अंचल हिल रहा है, आंचल हिल रहा है। इस विजन में, इस विजन यानी सुनसान जंगल में, दूर व्यापारिक नगर से, अरे नगरों में तो केवल व्यापार होता है, चक्काचौंध होती है, वो क्या जाने कि प्रकृति होती क्या है। वो केवल 10 फुट के संसार में विचरण करते शहरी लोग, उनको पता नहीं प्रकृति चीज क्या होती है। और वहां भ्रमण करने से हमें कितनी अच्छा, कितना सहज महसूस होता है। तो इस विजन में, विजन का मतलब सुनसान जगह में, दूर व्यापारिक नगर से, व्यापार करने वाले नगर यानी जहां पैसे ही सब कुछ है, चकाचौंध के नगरों से, प्रेम की प्रिय भूमि, उपजाऊ अधिक है। और ये जो चंद्रगहना यानी गांव की जो भूमि है, इसमें प्रेम बहुत ज़्यादा है, प्रेम की प्रिय भूमि है। आपको पता है साथियों, गांव की जो भूमि होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। यहाँ अगर आप शहरी परिवेश में किसी से रास्ता पूछोगे नहीं भाई साहब किधर इधर जाना है, तो कहेगा नो आइडिया, जबकि उसको पता है गांव के लोग क्या कहते हैं, उसको पकड़ के जहाँ जिसके घर पे भी जाना है ना, वहाँ पहुँचाते हैं। गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा आत्मीयता होती है, और यही कारण है कि केदारनाथ अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि प्रेम की प्रिय भूमि, चंद्रगहना है ना जो स्थान, वो प्रेम की बहुत प्रिय भूमि है। उपजाऊ अधिक है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ वो भूमि भी है। कवि नगर के व्यापार प्रधान प्रेम रस से रहित जीवन की तुलना प्रकृति सौंदर्य से सजे हुए ग्रामीण अंचल में प्रेम भरे वातावरण से कर रहा है। शहर में कोई भी प्रेम नहीं होता, यहाँ हम दो, हमारे दो, माता पिता से कोई मतलब नहीं है। बस धीरे धीरे जैसे शादी होती है, सब अपने अपने भागों में विभक्त हो जाते हैं। कुल मिला के शहरी परिवेश में कोई भी प्रेम नहीं है, ग्रामीण परिवेश प्रेम से लबालब है। और पैरों के लिए एक पुकार। अब देखिएगा, उस मेड़ से उठकर, उस मेरे से उठकर केदारनाथ अग्रवाल जी एक तालाब में पहुंच जाते हैं, तालाब के पास पहुंच जाते हैं, तालाब के किनारे खड़े होते हैं और देखते हैं, और पैरों के लिए एक पोकर, पोकर का मतलब होता है तालाब, पैरों के लिए एक तालाब, उठ रही इसमें लहरियां, और उस तालाब में क्या उठती रहती है? लहर उठती रहती है। यानी जिस तालाब पर वो खड़े थे वहां नीचे देखा तो पैर दिखाई दे रहे पानी में,
और उसमें तब अलग अलग प्रकार की तरंग यानी लहरें उठ रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, नील तल में, और पानी की वजह से उसका जो तल है ना वो नीला है, जो उगी है घास भूरी, और जो घास भूरी भूरी घास उसमें उगी हुई है पानी में, ले रही वह भी लहरिया। आप जानते हो ना पानी में जो खांजी उगाती है हरी हरी, उसी के लिए यहाँ केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि नील तल में उगी है घास भूरी, और उस तालाब में जो नीला नीला था उसमें कांजी उगाई है और वह भी लहरा रही है। एक चांद सा बड़ा, एक चांद का बड़ा सा गोल कंभा आंख को है चमकाता। और उसी समय उनकी जो लेखक कवि थे उनकी परछाया पानी में जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल कंबा आंख को है चमकाता, उनकी परछाया, उनका प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई देता है कहीं पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, चारों ओर पत्थर ही पत्थर है किनारे पर। और लेखक कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि मानो वो ऐसा लग रहा है कि पी रहे चुपचाप पानी, वो चुपचाप पानी को पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, और ये कह रहे हैं कि पता नहीं पानी की प्यास कब बुझेगी। यानी कुल मिला के बात है कि तालाब को उन्होंने मानव बना दिया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। पोखर यानी तालाब के दृश्य का शब्द चित्र अंकित किया गया, बिल्कुल सही है, तालाब का शब्द चित्र अंकित किया गया इसमें। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और उसी समय वहां पास में एक बगुला आ जाता है। चुपचाप खड़ा, चुप खड़ा, चुपचाप खड़ा, बगुला डुबाए टांग जल में। बगुला टांग को जल में डुबा रखा था, एक टांग को ऊपर निकाल रखा है। देखते ही, मीन का मतलब होता मछली, मीन का मतलब मछली, चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। देखिएगा, चुपचाप बगुला पानी में उस तालाब में अपने किसको, टांग को गड़ाए हुआ है। देखते ही मीन चंचल, और वो मछली को देखते ही ध्यान निंद्रा त्यागता है, अपने ध्यान की निंद्रा को त्यागता है कि बस अब मैं इसको पकड़ लूंगा। चट दबाकर चोंच में, और मिनट में उसको चोंच में क्या कर लेता, दबा लेता है। नीचे नीचे गले के डालता है और क्या कर लेता, उसको अपने गले में डाल लेता है, यानी खा जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, और उसी समय एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया भी वहां आ जाती है। सवेत पंखों के झपाटे मार, और उसके जो पैर, वो क्या नाम थे, पंख थे ना, वो सफेद थे, और सफेद पंखों के झपाटे मार फौरन यानी अचानक टूट पड़ती है। कहाँ, भरे जल के हृदय पर, उस तालाब में वो भी टूट पड़ती है शिकार के लिए। एक उजली चटुल मछली, एक उजली चटुल, चटुल का मतलब होता है चतुर चालाक, मछली को चोंच पीली में दबाकर, मतलब जो चतुर मछली थी ना अपने आप को, वो उसको भी अचानक ऊपर से आई। कौन, एक सफेद पंखों वाली चिड़िया आई। वो आए, आते क्या क्या उसने उस तालाब में कूद जाती है। एक उजली चटुल मछली एक बहुत सुंदर चतुर मछली को चोंच पीली में दबाकर, अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, वहां से वो आकाश में उड़ जाती है। कुल मिला के उस तालाब में क्या क्या होता है देखिएगा, बगुला मछली का शिकार करता है, ऊपर से एक काले माथे की जिसके पंख सफेद थे वो चिड़िया आती है, आकर अपना शिकार यानी मछली को लेकर वापस आकाश में उड़ जाती है। ये प्रकृति है, और प्रकृति को आप जितना निहारेंगे, जितना दीदार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। इस अंश में कवि ने बगुले और एक शिकारी चिड़िया द्वारा मछलियों का शिकार किए जाने का वर्णन किया गया है। एक शिकारी चिड़िया थी, उसके द्वारा मछलियों का शिकार किए जाने का इसमें वर्णन किया है। यहीं से भूमि ऊंची है जहां से,
ओ यही से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। और लेखक कवि केदारनाथ अग्रवाल पटरी के ऊपर बैठ जाते हैं, ऊंचा, बहुत ऊंचेपन पर थी, ऊंचाई पर थी जो पटरी, उस पर बैठ जाते हैं। ट्रेन का टाइम नहीं है, अभी कोई ट्रेन नहीं आएगी। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ एकदम खुला हुआ हूँ, मुझे कोई टाइम का बाउंड नहीं है कि इतने बजे ट्रेन आएगी, मुझे काम करना है कि नहीं करना है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, खुला हुआ हूँ, जाना नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, बल्कि मुझे तो इस प्रकृति को यहीं से देखना है, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ बहुत ऊंचाई पर है, ट्रेन की पटरी है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मुझे कहीं भी जाना नहीं है। कुल मिला के बात है कि प्रकृति में जाने के बाद कवि केदारनाथ अग्रवाल जी खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। भाव से प्रकृति और परिवेश का निरीक्षण करने में व्यस्त है। कौन? कवि। निश्चिंत भाव से प्रकृति और परिवेश के निरीक्षण करने में एकदम व्यस्त है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब लेखक यहाँ एक उस स्थान का वर्णन कर रहा है, चित्रकूट का। चित्रकूट की अनगढ़, अनगढ़ का मतलब टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़, अनगढ़ का मतलब टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़, चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये चित्रकूट से चंद्रगहना की तुलना कर रहे हैं। चंद्रगहना की जो भूमि है वो तो उपजाऊ है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, अनगढ़ यानी उबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर, दूर दिशाओं तक फैली हुई है। बांझ भूमि का मतलब बंजर भूमि पर वो फैली हुई है। इधर उधर रीवा के पेड़, और इधर उधर उन पहाड़ियों पर रीवा यानी बबूल से मिलता जुलता एक वृक्ष होता है, उसके पेड़ फैले हुए थे। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, जो कांटेदार भी है और कुरूप जो अच्छे नहीं दिखते, ऐसे पेड़ चित्रकूट में खड़े हैं। कुल मिला के चंद्रगहना की भूमि उपजाऊ भी है और चित्रकूट की भूमि उपजाऊ नहीं है, पहाड़ी है, पठारी है और कांटेदार वृक्ष उस पर कुरूप रूप से खड़े हुए हैं। यहाँ चित्रकूट की अनुपजाऊ और पथरीली भूमि का वर्णन कवि कर रहा है। समझ में आ गए? चित्रकूट की भूमि अनुपयोगी है, पथरीली है, उस भूमि का कवि यहाँ वर्णन कर रहा है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे टे टे। देखो आप कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा लेखक। सुनाई पड़ता है, उसी समय सुनाई पड़ता है मीठा मीठा रस, और उनको सुनने के बाद मीठा मीठा रस टपकता हुआ। सुग्गे का स्वर, सुग्गे का मतलब तोता, जब बोलता है तो उसका स्वर बहुत मधुर होता है और वो सुनाई पड़ता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, वनस्थली, यह वनस्थली का, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। हृदय चीरता यानी दूर दूर तक गूंजता। वनस्थली का मतलब जंगल का, वनस्थली का मतलब होता है जंगल का हृदय चीरता, उठता फिरता सारस का स्वर। और सारस पक्षी होते हैं ना, उनका स्वर भी जोर से उच्चरित हो रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि सारस बोल रहे हैं और सुग्गे यानी क्या होता है, तोता भी बोल रहा है। टिरटो टिरटो, ये कौन बोलता है? सारस का स्वर कैसा है? टिंटो टिंटो, मन होता है। लेकर करे कि मेरा मन होता है, उड़ जाऊं मैं भी इस सारस के साथ साथ ही क्या कर जाऊं, उड़ जाऊं। पर फैलाए सारस के संग, पर का मतलब होता पंख, पर फैलाए, पर का मतलब होता पंख फैलाकर सारस के संग साथ साथ जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जहाँ सारस और उनकी पत्नी यानी मादा सारस रहती है,
जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, जहाँ सारस की और उसकी पत्नी दोनों की जोड़ी रहती है, वहाँ मैं भी उड़ जाऊं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं और मैं उन जोड़े की सारस और मादा सारस की प्रेम कहानी को सुनूं और देख लूं चुप्पे चुप्पे, यानी धीरे धीरे मैं देखना चाहता हूं कि सारस और मादा सारस किस प्रकार प्रणय कलह कर रहे हैं। साथियों, ये कवि की कल्पना है और आपको पता है कल्पनाओं की जो उड़ान होती है वो तो बहुत विचित्र होती है और कल्पनाओं की उड़ान इतनी व्यापक होती है कि वहाँ पहुँचना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए किसी ने सही कहा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता है वहाँ कवि की वाणी पहुँच जाती है। आगे बात समझ में। ये था दोस्तों चंद्र गैना से लौटती बेर में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने चंद्र गैना के ग्रामीण प्रवेश का वर्णन करते हुए पशु पक्षियों, तालाब और सारस और तमाम अन्य जो प्रकृति में सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं उनका वर्णन किया है और ग्रामीण प्रवेश के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि शहरी प्रवेश में केवल व्यापारिक बातें होती है, वहाँ केवल मोह माया के पीछे लोग डोलते हैं, जबकि ग्रामीण प्रवेश काफ़ी हद तक सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।